बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर डेटरेंस आज का हमारा पहला टॉपिक है। एजाज अहमद चौधरी ने लिखा है, ये डान का एडिटोरियल है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर डेटरेंस बेसिकली किसे कहते हैं। और 28 मई को और 11 मई 1998 को इंडिया और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर डिवाइसेस के टेस्ट किए थे उनकी ब्रीफ ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। और इन टेस्ट के बाद साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स में क्या चेंजेस हुए, क्या तब्दीली आई, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स पे इसका क्या असर हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी यहाँ पर राइटर ने डिस्कस किए हैं। तो इसको आप पाक अफेयर के साथ भी रिलेट कर सकते हो, जनरल नॉलेज में भी, और सम ऑफ हिस्ट्री में भी आपको ये काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CSS के पाक अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा व्हेन देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। कमर बशीर ने लिखा है, ये नरेशन का आर्टिकल है। ये एक बहुत ही अच्छा जो ऐसे है, इंग्लिश ऐसे है आपके लिए। बड़ा इसमें रिलेटिव जो है डेटा प्रोवाइड किया गया है, एक बेहतरीन और अच्छा जो है वो ऐसे है। इसमें राइटर ने डिस्कस किया कि पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ की करंट सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है या नहीं है, और पाकिस्तान में इसमें कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर रूल ऑफ लॉ ना हो तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। और अगर मुल्क के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फेल हो जाएं तो इनके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर। तो ये यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किया। दोनों एडिटोरियल्स को पाक अफेयर्स के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हो, और इंग्लिश ऐसे में भी ये आपके लिए काफ़ी जो है समाव यूजफुल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक किया करें, और जो क्वेश्चन हम हमारे एडिटोरियल के एंड पे पूछते हैं उनका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। चलते हैं अपनी आयत ऑफ द डे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा व मिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैन युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। And it is he who has spread the earth and placed therein firmly set mountains and rivers, and from all of the fruits he made therein two mates. He causes the night to cover the day. Indeed, in that are signs for a people who give thought. और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदियाँ बनाई, और उसमें तमाम फलों में से एक एक जोड़ा दो दो किस्म का बनाया। वो रात को दिन पर उड़ा देता है, बिलाशुबा इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानी हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के। न्यूक्लियर डेटरेंस आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस जो है ये 1998 के पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट के बारे में हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे कि उन टेस्ट का जो है क्या इम्पैक्ट था पाकिस्तान और इंडिया की जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स थे उनके ऊपर। इसके अलावा इन टेस्ट की वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस किस तरह से क्रिएट हुई, न्यूक्लियर डेटरेंस किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है उसका जो है कितनी हद तक वो पाकिस्तान दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक्स के लिए नुकसानदेह है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं कि पहले 1974 में ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताते हैं न्यूक्लियर टेस्ट की, उसके बाद आपको न्यूक्लियर डेटरेंस बताते हैं कि अच्छा पहले चाहिए बताते हैं ऐसा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये 1974 में पोखरान ने मई 1974 में अपना पहला जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसके ऊपर ग्लोबली किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त कहा, जो पाकिस्तान के लीडर थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हर सूरत में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करके रहेगा चाहे हमें घास खाना पड़े। तो उनका ये काफ़ी जो है फेमस जुमला हुआ था, काफ़ी फेमस सेंटेंस था उनका कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो कितनी रेजोल्यूट थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हासिल करने के लिए। वजह क्या थी? वही न्यूक्लियर डेटरेंस। अब आप न्यूक्लियर डेटरेंस बताते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस बेसिकली ये होती है कि एक कंट्री के पास, आपको सिंपली आपको बता दें कि कंट्री के पास फर्ज करें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दूसरी कंट्री जो है उसके ऊपर अटैक करने से डरेगी। बजाय उसके पास अगर दोनों कंट्रीज जो हैं वो इक्वली हैं लेकिन फिर भी अटैक करने से डरते हैं। वजह क्या होती है कि उनको खौफ होता है कि सामने से उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, उनकी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब मिसाल देते हैं आपको कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान जो इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की पॉलिटी जो है, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप वो सोचेगी कि अगर हम अटैक करेंगे तो वापसी हमें रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये जंग रोकने का एक वजह बन जाता है, बजाय इसके कि इसकी वजह से मजीद जंगें छिड़ी जाएँ। इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। अच्छा, 1998 11 मई को इंडिया ने अपने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो इसकी वजह से जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स थी वो काफ़ी चेंज हो गई। जो इक्विलिब्रियम था, पावर इक्विलिब्रियम साउथ एशिया के अंदर, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया चाबी के अंदर बलूचिस्तान में। तो इसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो था वो दोबारा से रिस्टोर हो गया और न्यूक्लियर डेटरेंस वो क्रिएट हो गई। स्ट्रेटेजिक बैलेंस वही कि इक्वलिटी इक्विलिब्रियम हो गया, और न्यूक्लियर डेटरेंस के दोनों कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक किस्म का खौफ सवार हो गया कि अगर वो सामने वाले को अटैक करते हैं उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो सारा सिस्टम था ये बेसिकली ये डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं था बल्कि डेटरेंस के लिए था, कि डिस्ट्रैक्शन को रोका जा सके, फुल फ्लेज वार को रोका जा सके। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई किस्म की कोई फुल फ्लेज वार तो नहीं हुई, चाहता हम कोई जो छोटे मोटे कन्फ्रंटेशन थी वो देखी गई हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, और अभी भी छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो इसका मेन पॉलिटिकल ये जो वेपन्स होते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली पॉलिटिकल वेपन्स होते हैं। इनका मकसद जंग जीतना या लड़ना नहीं होता, बल्कि जंगों को होने से रोकना होता है, जिसका मेन पर्पस होता है। डेटरिंग वार इनका जो होता है ना वो मेन पर्पस होता है। तो अब 1998 के बाद देख सकते हैं कि साउथ एशिया में किसी किस्म की जो मेजर वार जो है वो नहीं दिखेगी। इससे पहले देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1948, 65 और 71 में फुल फ्लेज वार हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद से 1998 के बाद से इस तरह की कोई फुल फ्लेज वार तो नहीं दिखेगी। हाँ, ये हो सकता है कुछ छोटे मोटे जो कन्फ्रंटेशन हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल कारगिल में देख लें 1999 में, या ट्रूप मोबिलाइजेशन थी 2001-2 में, बालाकोट में 2019 में जो इंडियन एयरफोर्स ने आके अटैक किया, फिर वापस में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में उनके एक पायलट को भी जो है अरेस्ट किया था जहाज़ को मार गिराने के बाद, प्लेन को मार गिराने के बाद। तो इस तरह के जो है कन्फ्रंटेशन तो देखी गई हैं, लेकिन फुल फ्लेज वार नहीं हो सकी। वजह क्या है? न्यूक्लियर डेटरेंस। तो एक जो एस्केलेशन का जो था वो कम हो गया एक फुल फ्लेज वार का, लेकिन अभी भी देखें तो न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट की जो एक चांसेस हैं वो रिस्क मौजूद है, क्योंकि दोनों तरफ की जो लीडरशिप में एक देख लें तो इस तरह के बयान देना कि हमने वो ईद पे फोड़ने के लिए नहीं बनाया न्यूक्लियर हथियार, या इंडिया में देखें तो वो कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर हथियार इसलिए नहीं बनाया कि हम दिवाली पे फोड़ें। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों तरफ के जो लीडरशिप की ये चीज़ें हैं तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं, एक फुल जो है न्यूक्लियर वार की जो है उसकी तरफ लेके जा सकती हैं। इस तरह के बयान जो काफ़ी जो कह लें इश्तियाल अंगेज़ होते हैं। पाकिस्तान की क्या डाटा स्ट्रेटजी है? पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ साथ इसके अलावा कन्वेंशनल तरीके से भी कैपेबिलिटी के ज़रिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ज़रिए से पाकिस्तान डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। डिप्लोमेटिक मेजर्स भी इसमें काफ़ी लिए जा चुके हैं, एग्रीमेंट्स भी काफ़ी सारे हो चुके हैं इस हवाले से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है डेटरेंस को कायम रखने के लिए। इंडिया की गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, इस तरह की दूसरी डॉक्ट्राइंस हैं, उनको जो है सामना करने के लिए पाकिस्तान को डेटरेंस की काफ़ी ज़रूरत है। एग्रीमेंट्स देखें तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स काफ़ी सारे हो चुके हैं। 1988 में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक ना करने का जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। 1991 में एयर स्पेस की वायलेशन थ्रू मिसाइल्स या क्या कह लें कि मिलिट्री प्लेन्स के ज़रिए से एयर स्पेस वायलेशन के खिलाफ भी एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा लाहौर समिट में 1991 में वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग मेजर्स जो है काफ़ी लिए गए थे। 2005 में एडवांस मिसाइल टेस्ट नोटिफिकेशन, अगर फर्ज करें कि कोई कंट्री मिसाइल टेस्ट कर रही है तो वो पहले से नोटिफाई करेगी दूसरी कंट्री को। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर मिसाइल जो है टेस्ट करता है तो इंडिया को नोटिफाई करेगा, और इंडिया अगर मिसाइल टेस्ट करता है तो पाकिस्तान को नोटिफाई करेगा। तो उसका मकसद क्या था कि रिड्यूसिंग जो रिस्क है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का वो कम हो जाएगा। अच्छा, यूएस और इंडिया की जो न्यूक्लियर कॉपरेशन चल रही है इसकी वजह से रीजनल बैलेंस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, कि वो पाकिस्तान को तो इसमें तरह की कोई जो है कॉपरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक जो स्टेबिलिटी है वो इससे काफ़ी कम हो गई है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेसिकली होती है कि जो ताकि इसका मकसद ये होता है कि किसी किस्म का आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वो पे वहाँ पे ना हो सके, या डिस्प्यूट्स इस तरह के जो है आपस में ना हो सकें। इन चीज़ों को रोकने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अच्छा, और न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूक्लियर हथियार जो है ये कोई खिलौना नहीं होता, इनको रिस्पॉन्सिबली इनको जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, इनको हैंडल करना पड़ता है। तो किसी भी किस्म की इनरिस्पॉन्सिबल रोटेरी के जो बयानात हैं या एक्सीडेंटल एस्केलेशन हैं, इनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देखें तो न्यूक्लियर डेटरेंस वो उसका इम्पैक्ट कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि एआई और मल्टीपल ड्रोन्स की वजह से, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस का जो है असर कम होता नज़र आ रहा है। इस तरह के वेपन्स हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसके जो इन टेक्नोलॉजीज़ का जो है मैनेज करना, इसको मैनेज करने की प्रॉपर ज़रूरत है। डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि एस्केलेशंस जो हैं वो हो ही ना सकें इस तरह की, ताकि फुल फ्लैज वार की तरफ सिस्टम जो है वो ना जाए। और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है उसके उसके लिए जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है कि अच्छा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ये होती है कि न्यूक्लियर सेफ्टी को जो है यकीनी बनाया जाए, उसके न्यूक्लियर यूज़ को जो है रोका जाए, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। तो इसके लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, एक बाहमी जो है ताल्लुकात के ज़रिए से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन 1974? 1974 का स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन इंडिया ने कहाँ पे कंडक्ट किया था, कौन सी जगह पे, उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। इम्पैक्ट्स ऑफ एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छा ऐसे है कि अगर रूल ऑफ लॉ ना हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं, और इसके अगर रूल ऑफ लॉ के ऊपर इंस्टीट्यूशन अगर फेल हो जाए तो उनका रूल ऑफ के ऊपर क्या, रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्या जो है कंसिक्वेंसेज होते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की हालत की अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 129 नंबर पे 140 नंबर में कंट्रीज में से, और पाकिस्तान इसमें देखें तो म्यांमार और सूडान के जो दरमियान खड़ा है इसमें, कि जिस तरह की वहाँ पर सूरत हाल है पाकिस्तान में भी इस तरह की रूल ऑफ लॉ की जो है सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं रूल ऑफ लॉ के ना होने की वजह से, अब इम्पैक्ट्स ऑफ एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, ये सोशल और इकोनॉमी के ऊपर, सोशल लाइफ और इकोनॉमी के ऊपर इसके क्या जो है असरात होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें जो इंस्टेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे, एक सोशल कोहेजन जो है उसका जो असर है वो कम हो जाता है, यूनिटी ख़त्म हो जाती है, इनजस्टिस जो होता है, नाइंसाफ़ी वो बढ़ जाती है, जिनकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के लोगों की जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है। ह्यूमन राइट्स वो लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, जब जस्टिस नहीं है, जब इंसाफ ही नहीं है, तो इंसाफ जो है वो ह्यूमन राइट प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। जब जस्टिस ही नहीं होगा तो ह्यूमन राइट्स लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। क्राइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है अपनी ही मफादात को, अपने इंटरेस्ट को लेकर वो वायलेंस करने पे उतर आता है, वायलेंस पे उतर आता है, जिसकी वजह से जो है रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। और जो लोगों की एक पर्सनल सेफ्टी है, लोगों की मतलब एक ज़ाती तौर पर लोगों की सेफ्टी है, वो भी इससे काफ़ी ख़राब हो जाती है वायलेंस की वजह से। एंड थर्ड है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो गवर्नमेंट पे क्या असर डालते हैं उसके, गवर्नमेंट के अंदर लोगों का जो है इन एक ट्रस्ट जो है फेथ वो ख़त्म हो जाता है, लीडर्स के अंदर, फेयरनेस ऑफ सिस्टम के अंदर वो जो है इन लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। लोगों के अंदर मैंने एक सोशल अनरेस्ट जो है वो पैदा हो जाती है गवर्नमेंट की इन कार्रवाइयों की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और पब्लिक सिनिसिज्म बढ़ जाता है। सिनिसिज्म कहते हैं कि लोगों का अपने ज़ाती मफादात को लेकर जो है वो मोटिवेट होना। सिनिसिज्म एक बाकायदा एक थ्योरी है, लेकिन आपको सिंपली बता देते हैं कि लोगों का अपनी ज़ाती जो है इंटरेस्ट को लेकर मोटिवेट होने को सिनिसिज्म कहते हैं। और सिविक इंगेजमेंट, लोगों की जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ वो किसी किस्म का जो है वो ध्यान नहीं देते, तो उसकी वजह से ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। जो गवर्नमेंट होती है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है गवर्नेंस करती है, लेजिस्लेशन करती है, करप्शन बढ़ जाता है, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के लोगों को अपनी मर्ज़ी से जो है वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, और अब्यूज़ ऑफ पावर जो है रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के दरमियान अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो जो है गवर्नमेंट को अपनी मर्ज़ी से डेमोक्रेटिक की बजाय ऑटोक्रेटिक बन जाती है। अच्छा, जो वहाँ पे जुल्म कर रहे होते हैं वो एक किस्म की इस्तिस्नाई सूरत हाल में चले जाते हैं कि वो किसी किस्म का उनको खौफ नहीं रहता, और इस्तिस्नाई सूरत हाल से वो सारा जो है सिस्टम ख़राब करते रहते हैं जस्टिस का। और जो वहाँ पे विक्टिम्स होते हैं इसके, उनको भी किसी किस्म की जो है जो किसी किस्म का
जो फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से जो कंट्री है वो पॉलिटिकली और इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाती है, इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकती हैं उनके ऊपर, और जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक टाइज़ वो ख़राब होती हैं और इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन फेलियर और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंस्टीट्यूशन जब फेल हो जाते हैं या रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो सुपरा एग्जीक्यूटिव जो है प्लस बढ़ जाता है। मतलब जो सुपरा एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि जो पावरफुल लोग होते हैं वहाँ पे लेजिस्लेचर में देख लें या देख लें आप उसमें उनके ब्यूरोक्रेसी में देख लें, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, जिनको सुपरा एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इसकी वजह से वो जो लेजिस्लेचर होता है उसको अपने मुताबिक ही डाल लेते हैं, उसको कोऑप्ट कर लेते हैं, उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने डालना शुरू कर दिया होता है। चेक एंड बैलेंस इसकी वजह से नहीं रहता और लेजिस्लेशन जो है वो फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता और गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल ही नहीं रहती। इसके अलावा होता है जुडिशरी जो है उसको डराना लोग खा लेते हैं, इंटिमिडेशन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है उसको आज़ादी हासिल नहीं होती, तो जुडिशल इंडिपेंडेंस ना होने की वजह से जो एक फेयर ट्रायल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जस्टिस प्रॉपरली कैरी नहीं किया जा सकता। फ्री प्रेस को जो है वो दबा दिया जाता है रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। पब्लिक डिस्कोर्स इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के जो जर्नलिस्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट की करप्शन को, अपोजिशन की करप्शन को जो वो सामने ला रहे होते हैं वो नहीं ला सकते, तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो पब्लिक अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी दोनों ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा होता है गवर्नमेंट अब्यूज़ जो होता है इंस्टीट्यूशन फेलियर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रूल ऑफ लॉ की वायलेशन शुरू हो जाती हैं जब कोई कंट्री अपने खुद ही अपने जो हैं उसके सिटीजन उनको अबडक्ट करना शुरू कर दे, अगवा करना शुरू कर दे, या उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, या मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के ज़रिए से उन पर अटैक्स करवा रही हो, तो उसकी वजह से जो रूल ऑफ लॉ है वो तबाह होकर रह जाता है। ह्यूमन राइट्स जो है वो टॉर्चर हो गया, अगवा करना, मिसिंग पर्सन, रिडक्शन, इस तरह की सारी सूरत हाल की वजह से ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है। इसके जो पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक पे तीनों पे इसके बहुत ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ अगर मेंटेन है तो उसके क्या असरात होते हैं कि एक तो लोगों का इंस्टीट्यूशन में जो है ट्रस्ट वो बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाते हैं लोगों के, और पब्लिक इंगेजमेंट थ्रू आउट द सिस्टम वो बढ़ जाती है लोगों की। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होती है, वो जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की वजह से और फ्री प्रेस की वजह से, तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लेजिस्लेशन जो है वो फेयर हो जाता है, फेयर ट्रायल्स होते हैं जुडिशरी में भी, और लेजिस्लेशन जो है वो फेयर बनाए जाते हैं, इक्वलिटी मिल जाती है लोगों को, और प्रॉस्पेरिटी जो है इकोनॉमी के हिसाब से वो भी लोगों को हासिल होती है। तो पाकिस्तान को भी रूल ऑफ लॉ वो अचीव करना पड़ेगा ताकि प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी और कोहेजन जो है, यूनिटी, वो अचीव की जा सके। क्वेश्चन है हमारा आज का सेकंड, व्हाट इज द पाकिस्तान रैंकिंग इन WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कौन सा नंबर है।